नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न के तहत आरएससीआईटी की बुक की। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग होते हैं। उसमें एक भाग के बारे में हमने बात की थी, इनपुट यूनिट के बारे में। दोस्तों, कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले इनपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अगले इनपुट डिवाइस से। टॉपिक का नाम था कंप्यूटर सिस्टम और इनपुट डिवाइस की बात करें तो हम अगले इनपुट डिवाइस को पढ़ना चाह रहे हैं जिसे कहा जाता है स्कैनर। दोस्तों, अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर के लिए हमें 2 शब्दों का पहले पता होना जरूरी है। दोस्तों, वो 2 शब्द कौन से हैं एक बार हम देखते हैं। जब भी हम स्कैनर का नाम लेंगे तो हमारे दिमाग में पहला शब्द आना चाहिए जिसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, और दूसरा शब्द आना चाहिए जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। अगर ये 2 शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे तो आप स्कैनर के बारे में जान जाएंगे। यानी स्कैनर का काम क्या होता है, जो हार्ड कॉपी होता है उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम स्कैनर द्वारा किया जाता है। अब हमारे मन में सिंपल बात चल रही होगी कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। दोस्तों, जो हमें प्रिंटर प्रिंट करके देता है या प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, और जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी जाता है। बात करेंगे, क्या हम इस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं? क्या हाँ, क्या हम इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल सकते हैं? क्या हाँ, ये काम कौन करता है? चलिए पहले बात करते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम स्कैनर कर सकता है। दोस्तों, जो काम स्कैनर करता है वो काम आपका ओसीआर कर सकता है। ओसीआर का मतलब हुआ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बात करें हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की तो ये दोनों करते हैं। अगर हम वापस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की बात करें तो ये वाला काम कर सकता है प्रिंटर, और साथ ही साथ ये वाला काम कर सकता है प्लॉटर। यानी समझाने का मतलब हुआ कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है, ये दोनों बातें हम यहां समझ गए। दोस्तों, अगर हम बात करें अब हार्ड कॉपी क्या होता है, पहले मैं हार्ड कॉपी की परिभाषा लिख रहा हूं। जो हार्ड कॉपी होती है वो होती है प्रिंटर से प्रिंट। हार्ड कॉपी होती है उसे हम कहते हैं कि वो प्रिंटर से क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। क्या हार्ड कॉपी को हम लोग कंप्यूटर बंद करने के बाद उपयोग में ले सकते हैं क्या? तो इस बात का जवाब होगा हाँ, इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? कंप्यूटर बंद करने के बाद भी कर सकते हैं। क्या हम सॉफ्ट कॉपी का उपयोग कंप्यूटर बंद करने के बाद कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, हम सॉफ्ट कॉपी का उपयोग कंप्यूटर बंद करने के बाद नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात करें, जो हार्ड कॉपी होता है वो आपका एक स्थायी आउटपुट होता है। स्थायी का मतलब हुआ कि परमानेंट आउटपुट होता है। इसके साथ में अगर हम बात करें सॉफ्ट कॉपी की तो सॉफ्ट कॉपी आपका अस्थायी आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी आपका अस्थायी आउटपुट होता है। ये प्रिंटर से प्रिंट होता है और ये हमें कहां पर दिखाई देता है? ये हमें दिखाई देता है मॉनिटर की स्क्रीन पर। साथ ही साथ हम बात करें, क्या हम सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं क्या? तो इसे हम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं क्या? क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं क्या? कमेंट करके मुझे बताएं। कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और कुछ लोगों का जवाब होगा कि हम सेव नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हार्ड कॉपी को आप कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करोगे तो आपको 2 डिवाइस चाहिए जिनके बारे में ही मैं बात कर रहा हूं। पहला स्कैनर और दूसरा कौन सा?
OCR। तो हार्ड कॉपी को जब आप कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करोगे तो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। इसलिए सिंपल बात कर सकते हैं कि हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखता हूं सेव नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम सॉफ्ट कॉपी को सेव कर सकते हैं क्या? हाँ, इसे हम अस्थायी आउटपुट है तो कंप्यूटर बंद होने के बाद नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, इन बातों में अगर हम थोड़ा और समझने वाली बात करें कि एक शब्द है सिंपल सा मम्मी, बताना दिखा मुझे, और दूसरा शब्द है जिसे मैं बोलता हूं मम्मी जी। क्या इन दोनों शब्दों में कुछ फर्क है क्या? कि हम पढ़ तो स्कैनर रहे थे गुरुजी, आप हार्ड कॉपी पे ले गए, मम्मी और मम्मी जी पे ले गए, इनका क्या संबंध है? इनका कुछ संबंध है, जब भी तो मैं बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें मम्मी और मम्मी जी में क्या फर्क है गुरुजी? फर्क तो क्या है, ये मम्मी सिंपल है और ये आदर सूचक है, मुझे तो यही फर्क नजर आ रहा है। क्या इसके अलावा और भी कुछ फर्क है क्या? सोचो, कमेंट करके बताओ। अच्छा, कुछ लोग जो मेरी तरह शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा। क्या है आइडिया? अपनी मम्मी को मम्मी बोलते हैं और उनकी मम्मी सासू माँ को हम क्या बोलते हैं? मम्मी जी। बताने की कोशिश में क्या कर रहा था कि दोस्तों ये मम्मी है और ये क्या है? मम्मी जी। यानी कहने का मतलब हार्ड कॉपी को जैसे ही तुम सेव करने की कोशिश करोगे तो किस में बदल जाएगा? अरे मम्मी क्या बन जाएगी? मम्मी जी। जनरल बात अपन ये कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्कैनर के बारे में बात करने के लिए मुझे दो शब्द साथ में जोड़ने पड़े। पहला था हार्ड कॉपी और दूसरा कौन सा था? सॉफ्ट कॉपी। चलिए ये बात थोड़ी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं स्कैनर क्या काम कर देता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो शब्द जोड़े, ये क्या काम करता है? ये आपका हार्ड कॉपी को बदल देता है किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। चलिए यहां तक तो बात ठीक है बिल्कुल। और क्या काम कर सकता है स्कैनर? क्या ये हाथ से लिखी सूचनाओं को स्टोर कर सकता है क्या? तो हाथ से लिखी सूचनाओं को क्या कर सकता है? ये स्कैन कर सकता है। और अगर बात करें, क्या ये किसी फोटो को स्कैन कर सकता है क्या? क्या ये किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है क्या? जी, स्कैनर किसी फोटो और डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है। एक और बात करें, इसे कहा जाता है कंप्यूटर की आंख। स्कैनर को हम कहते हैं कंप्यूटर की आंख। दोस्तों, स्कैनर से संबंधित कौन सा प्रश्न बनता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, जब भी स्कैनर फाइल को स्कैन करता है तो या तो वो फोटो में स्कैन करता है, फोटो का दूसरा नाम होता है इमेज। दोस्तों, कई बार इसकी जगह पर दिया होता है फोटो का तीसरा नाम, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक। यानी स्कैनर, चाहे मोबाइल का कैम स्कैनर हो, चाहे आपका जनरल स्कैनर हो, एक हार्डवेयर उपकरण होता है और ये या आपकी फाइल को पीडीएफ में स्कैन करता है। यानी स्कैनर जब भी फाइल को स्कैन करेगा तो या तो फोटो में करेगा या इमेज में करेगा या ग्राफिक में करेगा या किस में कर देगा? पीडीएफ में। अब प्रश्न ये बना कि ये सिस्टम क्या है पूरा का पूरा, इनसे संबंधित प्रश्न कैसा आता है। दोस्तों, मैं आपको वापस बता रहा हूं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करें, राजस्थान पुलिस, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, बैंक, डजंट मैटर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इस जो डिवाइस स्कैनर है इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातें जो मैं कर सकता हूं वो आप लोगों के साथ कर रहा हूं। और अगर हम देखें कि प्रश्न क्या बन जाता है इस स्कैनर से संबंधित, तो वो देखो कि जो स्कैनर होता है वो फाइल को दो ही फॉर्मेट में स्कैन करता है। और वो दो फॉर्मेट कौन कौन से बताए थे अपन ने? सबसे पहले बताया था कि स्कैनर इमेज में करता है या फोटो में करता है या वो ग्राफिक्स में करता है। अब एक पेपर में पूछा गया कि इमेज के फॉर्मेट कौन से होते हैं या फोटो के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, हम एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं .jpeg, या इस JPEG का दूसरा नाम हम लिखकर रखते हैं, क्या बोलते हैं? JPG। उसके अलावा हम देखें तो एक और फॉर्मेट होता है जिसे हम बोलते हैं
पीएनजी, ये इमेज के फॉर्मेट है। साथ के साथ हम कहें स्कैनर जिस फॉर्मेट में फाइल को स्कैन करता है, ये उस सभी फॉर्मेट के नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार का प्रश्न इनसे संबंधित बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक और फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं बीएमपी, एक और होता है जिसे हम कहते हैं टिफ, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं GIF। ये फॉर्मेट है। अच्छा, एक और हम थोड़ी देर से बात कर रहे थे कि हम जब फाइल को स्कैन करते हैं तो कौन से फॉर्मेट में हो जाती है, PDF में। अरे मैं इतनी देर से फॉर्मेट के नाम ले रहा हूँ, ये फॉर्मेट एक्चुअल में होता क्या है और फाइल एंड सिस्टम से इसका संबंध क्या है। चलिए छोटी सी बात करके मैं इस जो अपन कंसेप्ट बात कर रहे हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे मैं किसी व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, यहां पे लिखा रवि और आगे लिख दिया मीणा। अब मुझे बताओ ये रवि ST में आएगा, SC में आएगा, OBC में आएगा। आप इसकी पहचान किससे कर रहे हो, नाम से कर रहे हो कि सरनेम से कर रहे हो? सरनेम से कर रहे हैं। ये ST में आएगा, सॉरी ST में रवि मीणा। और अगर मैं यहाँ पर रवि शर्मा कर दूं तो ये जनरल में आ जाएगा। यानी किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए हम लोग सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में हम अगर फाइल की क्या करना चाहते हैं, फाइल की हम करना चाहते हैं पहचान, तो फाइल की पहचान के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। यानी किसी भी फाइल की पहचान करने के लिए हमें जिसका यूज करना होता है उसे कहा जाता है एक्सटेंशन। ये जो मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं ये वास्तव में एक्सटेंशन ही है। यानी साथ के साथ मैं कहूं जो फाइल का नाम होता है, जो फाइल का नाम होता है उसके दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं कि मैंने फाइल का क्या लिखा है, नाम लिखा है, और दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। यानी किसी भी फाइल के दो भाग होते हैं, पहला होता है फाइल का नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन। बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपने किसी फाइल का नाम लिखा, उदाहरण लेता हूं, कोई फाइल आप लोग वर्ड में बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, docx होता है। अगर आप किसी फाइल को एक्सेल में बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन XLS होता है। ये फाइल एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अगर हम बात करें कोई ऑडियो फाइल है उसका MP3 होता है, वीडियो फाइल का MP4 होता है। ये फाइल की पहचान करने के काम आ रहे हैं। ये जो नाम देता है ये डिपेंड करता है यूजर पर, और ये जो नाम देते हैं ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पर। जो आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो उसी के अकॉर्डिंग फाइल का एक्सटेंशन बन जाता है। अब इतनी बातें करने के बाद एक पेपर में प्रश्न पूछा कि हम जब किसी भी फाइल का नाम देते हैं तो उस फाइल नाम के दो भाग होते हैं। पहला होता है फाइल का नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन। दोनों को जोड़ने के लिए आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे, आप दोनों को जोड़ने के लिए स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, आप दोनों को जोड़ने के लिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे, आप दोनों को जोड़ने के लिए हैश का इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि जब भी हम फाइल नेम और एक्सटेंशन को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए मतलब ऐड करने के लिए दोनों के बीच में किसका उपयोग किया जाता है, डॉट का। डॉट को टेक्निकली हम बोलते हैं पीरियड्स ऑपरेटर या डॉट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी बातें इससे जुड़ी थी। ये सभी के सभी फाइल एक्सटेंशन हैं जिनका हम रोजाना किसी न किसी प्रकार से उपयोग करते हैं। साथियों बात कर रहे थे फाइल एक्सटेंशन की, तो इनके फुल फॉर्म भी होंगे जिनसे संबंधित सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ऊपर ही ऊपर लिखा है JPEG या JPG। देखो कंप्यूटर में दो चीजों का और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ शॉर्टकट की भी आती है। दोस्तों मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉपी और पेन आप लोगों के पास होना चाहिए। दूसरी बात, मैं क्लास में पढ़ाने का एक तरीका आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं डायग्राम बनाकर
साथ ही साथ मैं कोई चार्ट बनाकर और एक पैटर्न जो मैं पढ़ते समय फॉलो कर रहा हूं और पढ़ाते समय उसका मैं पूर्ण रूप से ध्यान रख रहा हूं कि जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसके जितने क्वेश्चन मैं बना सकता हूं उनको मैं साथ में लेकर चलूं, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो अब सबसे पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं। क्या लिखा है? पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल, डी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जीआईएफ लिखा है, जी का मतलब होता है ग्राफिक्स, आई का मतलब होता है इंटरचेंज, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। फिर बात करें टिफ का, टिफ का होता है टैग, आई का मतलब होता है इमेज, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट और वापस से एफ का मतलब होता है फाइल। बीएमपी का होता है बिट, मैप, पिक्चर। अगर पीएनजी की बात करूं तो पीएनजी का होता है पोर्टेबल, नेटवर्क, दूसरा वर्ड लिखा है मैंने ग्राफिक्स। अब सबसे ऊपर लिखा था मैंने जेपीईजी और जेपीजी एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप इसका पूरा नाम देखोगे तो होता है जॉइंट, पी का मतलब पिक्चर नहीं होता, फोटोग्राफिक होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक्स, ई का मतलब हुआ एक्सपर्ट और जी का मतलब हुआ ग्रुप। ये हम बात कर रहे हैं इमेज से संबंधित फॉर्मेट या स्कैनर जिन जिन फॉर्मेट में हमारी फाइल को स्कैन करके देता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनाता हूं। दोस्तों देखो हो क्या रहा है, जीके की बात करूं मैं, कंप्यूटर की बात करूं या हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ और साइंस में तो ये पहले से ही हो रहा था कि एक दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बनाते, तो आजकल ऐसा क्वेश्चन भी मिक्स करके बनाता है। इमेज फॉर्मेट नहीं है, नहीं की बजाय मैं एक बार है रख लेता हूं। अब देखो एक जगह नाम लिखा मैंने यहां पर जेपीईजी, स्मॉल कैपिटल का फर्क नहीं पड़ेगा, पीएनजी, TIFF और GIF। अब मैंने प्रश्न पूछा है कि इमेज फॉर्मेट है और मैंने कहा नहीं है, तब भी आप इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दे पा रहे हो। मैं पहले नहीं को हटा ही देता हूं, केवल है वाली बात करता हूं, तो चारों है। लेकिन एग्जामिनर इतना समझदार है कि साथ में कुछ चीजें तो जोड़ेगा, जोड़ के उसने यहां पर लिख दिया BMP, यहां पे लिख दिया GIF, यहां पर लिख दिया DOC और यहां पे लिख दिया, इधर से कौन सा फॉर्मेट नहीं आया, JPG लिख दिया। ठीक है, डॉट सबके आगे मैंने ऐड किया है। बस केवल मैं ये कह रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट उसे एक बार रिवाइज कर लें और रिवाइज करने के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके साथ मिल जाएंगे। दोस्तों मैं विश्वास दिला रहा हूं, इस समय राजस्थान में जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर विषय आता है, उसमें जो थ्योरी पोर्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसमें आपको कहीं अलग से कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये आपको हमारे YouTube चैनल पर फ्री मिलता रहेगा, यानी आपको किसी प्रकार का पेड कोर्स इसके लिए परचेज करना नहीं होगा। दोस्तों दूसरी बात मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा मैं बाइलिंगुअल चलूं, जो वर्ड मेरे हिंदी इंग्लिश के हैं वो मिक्स में चलते जाएंगे और जो फुल फॉर्म है, जो क्वेश्चन है, उनको इस प्रकार से अपन डिस्कशन करते ही जाएंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बात की स्कैनर के बारे में। एक और ऐसा डिवाइस होता है जो बिल्कुल स्कैनर की तरह ही काम करता है, वो कौन सा होता है देखते हैं। यानी जो काम स्कैनर करके देता है वो सारे के सारे काम वो डिवाइस भी कर सकता है, यानी सेम एज स्कैनर होता है। हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल वो किसकी तरह काम करता है, स्कैनर की तरह ही काम करता है। उसे हम जानते हैं OCR के नाम से। किस नाम से जानते हैं? OCR। OCR का मतलब हुआ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का मतलब हुआ
ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल, सी का मतलब होता है कैरेक्टर और आर का मतलब होता है रीडर। साथियों साथ के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि फुल फॉर्म आपको याद करनी है, फुल फॉर्म आपको समझनी है, लेकिन पहले आप पूरी फुल फॉर्म याद करके एग्जाम देते थे, अब आपको पूरी फुल फॉर्म याद करने की आवश्यकता नहीं है, या हम कहें कि पूरी फुल फॉर्म को अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले फुल फॉर्म के अंदर सारे शब्द दिए होते थे, तो आप अपनी मर्जी से किसी शब्द को हटा सकते थे और जोड़ सकते थे, लेकिन अब जो फुल फॉर्म आती है उसमें इंडिविजुअल पूछते हैं कि ओसीआर में सी का मतलब क्या होता है, ओसीआर में ओ का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न महिला पर्यवेक्षक 2018 में जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था उस प्रश्न में, एक बार हम बात करते हैं। ये ओसीआर बिल्कुल स्कैनर जैसा होता है, यानी वास्तव में ओसीआर ही एक प्रकार का स्कैनर है, लेकिन इस ओसीआर और स्कैनर में फर्क क्या होता है। दोस्तों हम स्कैनर में फाइल को पीडीएफ में स्टोर कर सकते थे, या हम कहें इमेज फॉर्मेट में ही स्टोर कर सकते थे, लेकिन ओसीआर हमें एक सॉफ्टवेयर साथ में ऐड करता है जिसे हम बोलते हैं ओसीआर सॉफ्टवेयर। जो स्कैनर के साथ ऐड कर दो तो स्कैनर भी ओसीआर की तरह काम करने लग जाएगा, यानी जो मशीन मिलती है ओसीआर स्कैनर की वो एक जैसी होती है, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है ओसीआर का, जो आपकी फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में भी स्कैन कर देता है, जिससे आप उस फाइल में किसी प्रकार का बदलाव कर सकते हो। काम कहां पर लेते हैं, अगर आप लोगों को बिल बुक, मैं कहूं बिल बुक कह दूं, या ऐसे कह दूं चालान बुक जो होती है, या वाउचर वगैरह जो होते हैं डेट और जिसमें पैसे लिखे होते हैं, उनको स्कैन करने के लिए हम लोग ओसीआर का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद अगले डिवाइस के बारे में बात करें। ओसीआर के बाद अगले नंबर पे लिख रहा है मैंने ओएमआर। नाम से पता लग जाएगा बिल्कुल जनरल डिवाइस है जिनके बारे में प्रश्न बन जाता है। ओ का मतलब होता है यहाँ पर, ओ को बोलते हैं हम ऑप्टिकल, ओ का मतलब हुआ ऑप्टिकल, एम का मतलब हुआ मार्क और आर का मतलब हुआ रीडर, यानी अगला डिवाइस जो है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों आप एग्जाम देने जाते हैं, OMR सीट आपको मिलती है, अगर हमें जांच करनी हो OMR सीट की तो OMR सीट की ये क्या करता है, जांच कर देता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो जांच करते हैं वो इसके द्वारा होती है। ऑब्जेक्टिव को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक प्रश्नों की जांच करना। साथ ही साथ इसका जो प्रश्न मैंने कई पेपरों में देखा है वो ये बनता है कि जो हम पेन से लिखकर आते हैं या हम पेंसिल से गोले बनाकर आते हैं, निशान लगाते हैं, उनको डायरेक्ट कौन सा डिवाइस है जो रीड कर लेता है या कौन सा उपकरण है जो स्कैन कर लेता है, उस कंडीशन में आपको नाम देना होता है OMR ऐसा कर सकता है। क्या होता है पूरा नाम, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों यहाँ पर तो ठीक ठाक बात करी हमने। इसके बाद जो अगला डिवाइस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे बोलता हूँ MICR। नाम से पता चला होगा आपको, थोड़ी सी बात समझ आई होगी। फुल फॉर्म एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। MICR का पूरा नाम होता है, M को बोलते हैं हम मैग्नेटिक, I को बोलते हैं इंक, C को बोलते हैं कैरेक्टर, और R के लिए मैं दो शब्द का इस्तेमाल करता हूं। पहला शब्द तो है रीडर, गलत नहीं है, ये दिया हुआ आए तो ठीक माना जाएगा, और दूसरा शब्द है इसी के साथ जिसे मैं बोलता हूं रिकॉग्निशन, ये भी सही है। जो मैग्नेटिक इंक का आर है उसमें रीडर का भी उपयोग किया जाता है, रिकॉग्निशन का भी उपयोग किया जाता है। आप बात को ध्यान से सुनते रहिए, किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जो बैंक होता है, बैंक में जो चेक होता है उसे पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरल सा प्रश्न है। दूसरी बात, ये किसे पढ़ लेता है, जो कौन से अक्षर होते हैं, चुंबकीय अक्षर होते हैं, उन्हें पढ़ने का काम
कौन कर देता है, उन्हें पढ़ने का काम ये MICR कर देता है। एक जनरल सी बात आप लोगों के दिमाग में आई होगी, वैसा ही मैं सोच रहा हूँ कि जो MICR होता है वो कितने अक्षरों को पढ़ लेता है। साथ ही साथ आप बैंक में जो चेक देकर आते हो उस चेक पे जो नंबर लिखा होता है वो कितने अंकों का होता है। दोनों बातों का जवाब देता हूँ। जो चेक नंबर होता है वो होता है 6 डिजिट का, 6 अंकों का अगर आप चेक का इस्तेमाल किए हो। और MICR कुल 9 कैरेक्टर को रीड कर लेता है। कई बार बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, कितने कैरेक्टर को पढ़ लेता है, 9 अक्षरों को पढ़कर ये काम कर सकता है। दोस्तों हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, कुछ इनपुट डिवाइसेस की बातें हमने इस वीडियो में की है। अब बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की। दोस्तों MICR का हमने जिक्र किया, OMR का हमने जिक्र किया, OCR का हमने किया, तो एक और ऐसा डिवाइस है जिसका सवाल पेपर में पूछा जाता है। उसका नाम देखो क्या लिखा है मैंने, उसका नाम लिखा है BCR। दोस्तों अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे जरूरी समझने वाला जो डिवाइस है वो BCR भी है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर B का मतलब होता है बार। कुछ दिमाग में आया क्या? बोलो अच्छा आया कि बुरा आया? बार का मतलब क्या होता है, गलत मत समझना। बार का मतलब होता है ऐसे जो खिंची होती है लाइन, उन लाइंस को हम लोग जानते हैं बार के नाम से। आगे क्या जुड़ेगा? बार कोड रीडर। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था MICR OCR दोनों के नाम लिखे थे, दोनों में ये C आ रहा था और दोनों में ही C का मतलब क्या था? कोड नहीं था, दोनों में ही C का मतलब कैरेक्टर था। केवल BCR में C का मतलब क्या होता है? कोड। तो क्या बोला मैंने? बार कोड रीडर। इस प्रकार की जो लाइन होती है उन्हें पढ़ने के लिए हम लोग BCR यानी बार कोड रीडर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अगला प्रश्न बनता है, जो लाइन होती है उनका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। और जो इसके पीछे बैकग्राउंड या कागज होता है उसका कलर कैसा होता है? वाइट। तो पेपर में सीधा प्रश्न बन जाता है कि वाइट कागज पर, वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक लाइन को पढ़ने के लिए कौन से हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है या कौन सा उपकरण काम आता है? तो उसे हम बोलते हैं बार कोड रीडर। साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोग करते हैं जहां पर क्या हो? शॉपिंग मॉल्स हो। शॉपिंग मॉल्स का मतलब बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, सुपरमार्केट जहां की बात कर रहे हैं। और हम बताएं पोस्ट ऑफिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, आप लाइब्रेरी में जाओगे तो किताबें वगैरह स्कैन करने के लिए हाथ में पकड़ने वाला एक उपकरण इस्तेमाल में आता है, उसे भी हम BCR के नाम से ही जानते हैं। चलिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये लाइन की। ये लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी खड़ी होती है। खड़ी लाइन नहीं बोलते, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। लाइन कैसी होती है? वर्टिकल। अब अगला प्रश्न बना कि कम से कम लाइन की संख्या कितनी होती है, यानी कम से कम अगर हम लाइन का यूज करना चाहें तो कितनी होगी दोस्तों? 12। यानी एक BCR जो है कम से कम 12 लाइनों को स्कैन करता है। टेक्निकली ये 4-4 या 3-3 के ग्रुप में होती है और पहली 3 लाइनें प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देती है, फिर कंपनी का नाम, फिर बारकोड किसने बनाया, ऐसे अलग अलग इनमें जानकारियां रखी होती है। आजकल आप नोटिस करोगे इसके ऊपर 13 अंकों का एक नंबर लिखा होता है। 13 अंकों का एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को कहा जाता है ISBN। आई का मतलब हुआ यहाँ पर इंटरनेशनल, यानी पहले हम बार को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल में लेते थे, आजकल इसके ऊपर 13 अंकों का एक नंबर लिखा आता है जिसे कहते हैं ISBN इंटरनेशनल। एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, बी का मतलब हुआ बुक और एन का मतलब हुआ नंबर। यानी बार कोड में लाइनों की संख्या कम से कम होती है वो 12 होती है और उसके साथ आजकल 13 अंकों का एक नंबर इस्तेमाल में लिया जाता है, उस नंबर को कहा जाता है ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। साथ ही साथ बात करें, आजकल इस बार कोड का भी इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया है।
ISBN का पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। दोस्तों अब एक और जो डिवाइस या मैं कहूँ एक और जो उपकरण चल रहा है, एक और जो एप्लीकेशन चल रहा है, एक और सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। पहली बात तो इस बारकोड का एक प्रश्न जो 2013 का LDC का पेपर लगा था उसमें पूछा गया था। क्या प्रश्न था कि बारकोड रीडर जो होता है वो हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, BCR कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये केवल और केवल आपका एक हार्डवेयर होता है। यानी बारकोड रीडर एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है। दोस्तों आजकल इसकी जगह पर हम एक और कोड का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं QR कोड। Q का मतलब होता है यहाँ पर क्विक और R का मतलब होता है रेस्पॉन्स। यानी आजकल इस बार की जगह पर ज़्यादातर कंपनियां जिसका इस्तेमाल करती है उसे बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड। दोस्तों आप देखे होंगे, आप किसी को पेटीएम करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, आधार कार्ड देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, तो उसके ऊपर आजकल इन बार की जगह पर इस क्विक रेस्पॉन्स कोड का यूज़ किया जाता है। जनरली मैं ये कहूँ कि बारकोड रीडर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और जो ये वर्टिकल लाइन या कोड बने होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेटेड होते हैं जो उस हार्डवेयर से स्कैन हो जाते हैं। ऐसे ही क्विक रेस्पॉन्स कोड एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जो आपके मोबाइल कैमरे से, जो कैमरा है मोबाइल का, उसी से स्कैन हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई आपको हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात मैं कहूँ, क्या किसी विशेष कंपनी का मोबाइल चाहिए, कोई सा भी कैमरा हो, कोई सा भी उससे हो जाता है। दूसरी बात करें, महिला पर्यवेक्षक के एक पेपर में पूछा गया था जो बार कोड होता है, जैसे इसमें लाइन की संख्या 12 होती है, 13 अंक होते हैं, ऐसे ही इस QR कोड में क्या कोई अंक होते हैं या QR कोड में भी कोई ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे 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 4 बिट पैटर्न होते हैं। सवाल था ये कि QR कोड में कितने बिट पैटर्न का उपयोग किया जाता है, तो QR कोड में 4 बिट पैटर्न का उपयोग किया जाता है। साथियों ये अभी हमने बात की BCR की या हम कहें MICR की, OCR की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझने वाली साथ साथ और याद रहने वाली है। जैसे आप घर पे मॉड्यूल बनाकर पढ़ो, 1 घंटा इस वीडियो को आप लाइव देखो, उसके बाद कम से कम एक बार इसका रिवीजन भी कर लो, जिससे आप किसी प्रकार का एग्जाम दोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को लाइव देखने के बाद आप इस वीडियो को डाउनलोड करके या दोबारा इस वीडियो को देखें, जिससे आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं एक छोटा सा नाम और बोर्ड पर लिख रहा हूँ जिसमें जो आप पढ़ोगे उस चीज़ को एक बार तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। जैसे मैंने एक गाना सुना था, कृष्ण भगवान का था, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। इस बार वो कह रहा है कि मैंने खाया है, अगली बार वो कहता है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मतलब वो उस शब्दों को थोड़ा सा रोककर अर्थ बदल देता है। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, दूसरी बार बोलता है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मतलब उन शब्दों को जोड़ रहा है। तो यहीं पर एग्जामिनर आपके माइंड को रीड कर रहा है। दूसरी बात मैं ये खुद कहता हूँ कि आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में अगर 200 में से आपने 150 किए हैं तो सबके सब सही हैं। प्रैक्टिकल ये है, जब हॉल से बाहर आते हो तो 5-10 तो आपका साथी गलत करा देता है, 10 से 15 तो वो बोलता है यार ये होता है। आप घर आकर थोड़ी देर बाद में किसी कोचिंग की, जैसे संकल्प की आ गई या हम कहीं कोई और कोचिंग की राजस्थान में की आंसर की आ गई, तो 10 एक उससे गलत हो जाते हैं, 10-12 मान लेता हूँ, 150 पूरे किए थे, 20 तो यहाँ उड़ गए या 25 उड़ गए। और फिर जब RPC की या अधिजन्स बोर्ड की फाइनल की आती है तो आपके 30 गलत हो जाते हैं। किए कितने थे, 150, गलत कितने कर दिए, 30, पीछे बचे 120 और 30 साथ में 20 को ले डूबे तो 100 का ही काम हो गया। तो कहने का मतलब इंसान अपनी तरफ से जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है तो उसे तो सारी बातें सही लगती है, लेकिन एक डिवाइस जिसके बारे में मुझे बात करनी है, सभी नाम सुने हैं इसका, माइक्रोफोन। क्या बात कर रहा हूँ माइक्रोफोन के बारे में, ये देखो एग्जामिनर किस लेवल तक प्रश्न बना देता है।
माइक्रोफोन माइक होता है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो माइक क्या काम करता है, सिंपल सी बात है, जितने लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो ये बताएंगे कि आवाज को क्या कर देता है, इनपुट। आप जहां भी देखेंगे क्लास में इतनी सी लाइन लिखाकर छोड़ दी जाती है। अब मैं बता रहा हूं आपको, आवाज इनपुट करता है। चलिए सब लोग बताइए, आवाज को हिंदी में क्या कहते हैं? आवाज को हिंदी में ऑडियो कहते हैं या वॉइस कहते हैं? ये तो अंग्रेजी का हुआ। आवाज को हिंदी में कहा जाता है ध्वनि। यानी अगर कंप्यूटर में हमें ध्वनि क्या करनी है, इनपुट करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोफोन का। लाइन बनाता हूं जो एग्जामिनर देता है, ध्वनि को प्रोसेस करने, इनपुट नहीं लिखा इसने, ध्वनि को प्रोसेस करने के योग्य बनाता है। अब ध्वनि को प्रोसेस करने के योग्य कौन बनाता है? माइक्रोफोन। यानी जो मैं बोल रहा हूं ये कंप्यूटर डायरेक्ट तो समझ नहीं रहा है, उसे एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता होगी जो ध्वनि को समझकर कंप्यूटर के फॉर्मेट में बदल दे। तो ये काम कौन करता है? माइक्रोफोन। भैया अगले ने ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन में दे दिया ऑडियो इनपुट डिवाइस। यानी कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, उसने जो आंसर दिया वो ये दिया, ऑडियो इनपुट डिवाइस। यानी ये आवाज को इनपुट करता है, आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो। और ऑडियो को इनपुट करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। साथियों दोस्तों, मैं बताने की वो कोशिश कर रहा था कि माइक्रोफोन केवल आवाज इनपुट करता है और इतनी सी लाइन से प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न कहाँ से बनता है वो मैंने पूरी लाइन जोड़कर आप लोगों से बात की। माइक्रोफोन के बाद एक और डिवाइस के बारे में बात करूं जो है वेब कैमरा। आप लोग इस्तेमाल में करते होंगे वेब कैमरा। दोस्तों एक होता है डिजिटल कैमरा, एक होता है वेब कैमरा, दोनों में अलग है। डिजिटल कैमरा तो दोनों का काम कर देता है, जहां पर फोटो हम देख सकते हैं, उसमें स्पीकर भी लगा होता है। वास्तव में डिजिटल कैमरा एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, उसमें सब चीजें हमें शो होती है। लेकिन वेब कैमरा केवल और केवल आपका किसका काम करता है? इनपुट का। जो आपकी आवाज को भी इनपुट कर सकता है क्या? नहीं। ये वेब कैमरा आपकी किसको इनपुट करता है? फोटो को ही इनपुट करता है, चित्र आपके दिखा देता है। अब डिजिटल कैमरा होगा वो आपकी आवाज और फोटो दोनों को ही इनपुट करेगा, ठीक है। वेब कैमरा केवल फोटो को इनपुट करता है। दूसरी बात, आप किसी ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर आपका थंब इंप्रेशन लेता है, वो वहां पर एक कैमरा लगा होता है, वो आपकी तरफ फेस किया होता है और पीछे उसको स्क्रीन पर उसका आउटपुट दिखता है। तो वेब कैमरा इनपुट का काम करता है। हम कहते कहीं वीडियो कॉलिंग हमें करनी हो, या हम कहें कि वेब कैमरे का इस्तेमाल करके आप फेसबुक पर लाइव आ सकते हो या किसी से बात कर सकते हो। ये दोनों में इसलिए भी नहीं आता है कि जब आप फेसबुक लाइव को देखते हो तो क्या आपके कैमरे के अंदर आपको कुछ दिखाई देता है या स्क्रीन पर देता है? तो स्क्रीन पर दिखता है, इसलिए वेब कैमरा केवल इनपुट का ही काम करता है। चलिए और बात करें, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो क्या दोनों के पास वेब कैमरा होना चाहिए कि एक से ही काम चल जाएगा? दोनों के पास क्या होना चाहिए? वेब कैमरा होना चाहिए। चलिए इसके बाद एक दो और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, फिर अपना ये इनपुट डिवाइस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें अगले डिवाइस की, जो आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन में भी प्रचलित है, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? आजकल बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन पढ़ाते समय क्वेश्चन पेपर सोल्व कराती है, तो एक जैसे अपना मोबाइल होता है उसी प्रकार का एक टैबलेट आता है अलग से, उसकी अलग से पेंसिल या स्टाइलर आता है, जो उसके ऊपर वो चलाता जाता है, जैसे उसके ऊपर चलाता है वो वैसे के वैसे आपके कंप्यूटर पे आ जाता है। तो आजकल मैं कहूँ इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं किसमें? स्मार्ट क्लास में। साथ के साथ कहें हम ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, टेक्निकली वो स्मार्ट क्लास ही, उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में हमें अलग से किसका इस्तेमाल करना होता है? स्टाइलर का। इसके द्वारा जो भी हम इसके ऊपर लिखते हैं वो इनपुट होता जाता है। एक और नाम लिख रहा हूँ जिसके बारे में हमें बात करनी है, समझना है, जैसे बायोमेट्रिक।
मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बायोमेट्रिक मशीन, आप जब भी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका अंगूठा स्कैन कर लेता है, वो बायोमेट्रिक मशीन ही होता है। तो मैं कहूँ ये किसे स्कैन कर सकता है, ये आँखें, ये चेहरा, कुदरत ने बनाया होगा बड़ी फुर्सत से तुझे मेरे यार, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फीलिंग मत लेना, केवल ये बता रहा हूँ कि बायोमेट्रिक मशीन अपनी आंखें, चेहरा, अंगूठा, अंगुली, किसी को भी स्कैन कर सकता है। दूसरी बात, अपन कहें उपस्थिति, कर्मचारियों की हाजिरी लगानी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में 2013 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले शासन सचिवालय से, राजस्थान में सबसे पहले ये बायोमेट्रिक मशीन कहाँ पर आई थी, तो बता रहा हूँ 2013 में शासन सचिवालय में सबसे पहले कहाँ पर है, ये जयपुर में, सेक्रेटरीट जिसे बोलते हैं, यहाँ पर तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की थी। राजस्थान में सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम ये था। कहां पर हुआ था ये, शासन सचिवालय जयपुर में हुआ था। बायोमेट्रिक के बारे में बात की। एक और डिवाइस जिसके बाद में इनपुट डिवाइसेस का पूरा टॉपिक खत्म करता हूं, इसका नाम लिखा है मैंने SRS, पूरा नाम होता है इसका स्पीच, अगला वर्ड है रिकॉग्निशन और अगला वर्ड है सिस्टम। SRS का मतलब हुआ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। दोस्तों अगर इस समय हम बात करें मोबाइल पर, आप जो भी सर्च करते हैं लिखने की बजाय आप बोलकर भी उसका हिंदी अर्थ देख सकते हैं, इंग्लिश में कोई शब्द बोला उसका हिंदी में मीनिंग देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप मोबाइल का इस्तेमाल हाथ से ना करके बोलकर भी कर सकते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ इस SRS से संबंधित। मेरी दादी बिल्कुल अनपढ़ है, उसने इस जमाने में इस SRS का इस्तेमाल कैसे किया है, 1 मिनट की बात है सुनिएगा। बिल्कुल अनपढ़ है। जब मैं जयपुर सबसे पहले रहने आया तो मुझे ऐसे बोली कि तू मुझे मोबाइल फ़ोन दिला जिससे मैं तेरे से बात कर पाऊँ। तो मैंने फ़ोन दिला दिया और मैं फ़ोन दिलाने के 3-4 महीने बाद गया तो वो दादी बोली फ़ोन मतलबी है। कैसे मतलबी है कि तेरा मन करता है तो तू फ़ोन कर लेता है, लेकिन मेरा मन कर लेता है तब मैं कैसे बात करूँ। मैंने ये भी सही है। तो मैंने दादी को एक स्पीड डायल का बटन सेट करके दे दिया, मेरे चाचा के, बुआ के, सबके नंबर लगा दिए जिनसे 3-4 लोगों से जनरली वो बात करती है, और साथ में ये बताया कि हरे वाले से उठ जाता है, रेड वाले से कट जाता है। इतनी बातें बताकर आ गया। जब अगली बार मैं घर गया तो वो इंजीनियर बनी बैठी थी, क्योंकि एक दबाई तो फ़ोन मेरे पास मिल जाता। उसने एक दिन बैठे बैठे उस हरे वाले बटन को 2 बार दबा दिया। उससे क्या होता है, जिसका फ़ोन आता है उसी के पास फ़ोन मिल जाता है। अब वो किसी से भी बात करना चाहे तो हरे वाले बटन को दबाती, उससे बोल देती भाई उससे बात करनी है, करवा दे। चलो यहाँ तक पूरा जुगाड़ सिस्टम चल रहा था, SRS का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब 2019 में 7 मई को वो दिन था जिस दिन मेरी शादी हुई। तो उस दिन दादी, जैसे मैं जयपुर आया तो मुझे बोली कि मुझे अब फ़ोन पर बात करनी है ना, तो मुझे वीडियो कॉलिंग वाला फ़ोन चाहिए कि भैया बहू का मुंह देख के बात करूँगी मैं, वीडियो कॉलिंग वाला फ़ोन दिला। मैं कहा ठीक है भाई, वीडियो कॉलिंग वाला फ़ोन दिलाते हैं। तो जैसे ही वीडियो वाला फ़ोन दिलाया तो उसने क्या किया, 4-5 बार तो हमें वीडियो कॉल की। उसके बाद वीडियो कॉल दादी की आनी बंद हो गई। मैंने कहा भाई क्यों बंद हो गई, तो मुझे कहती कि तुम तो पूरे दिन काम करते रहते हो, मैं सोचूं कि क्यों डिस्टर्ब करूं। मैंने कहा भाई इतना परिवर्तन कैसे आया। अब जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि दादी SRS सीख गई। SRS में क्या है, यूट्यूब पर एक प्लस का चिन्ह आता है, उसे दबाओ, आप जो बोलोगे वीडियो चल जाएगा, उसके बाद आप जो मर्जी वीडियो देख लो। मेरे कहने का मतलब, क्या अनपढ़ लोग कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, उन्हें अगर ऐसा करना है तो उन्हें किसका उपयोग करना पड़ेगा, SRS का। जिन लोगों के हाथ काम नहीं करते, जिनके पैर काम नहीं करते, क्या वो कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं क्या? अगर उन्हें भी ऐसा करना है तो SRS का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों SRS हार्डवेयर में भी उपलब्ध होता है और साथ के साथ SRS आपका सॉफ्टवेयर में भी उपलब्ध होता है। ये आपका एक प्रकार का हार्डवेयर भी होता है और ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर भी होता है। एक और उदाहरण लेकर
बात करते हैं। जैसे हम ये कहें कि बिल्ली वाला सॉफ्टवेयर मोबाइल में आता है, कई लोग होंगे जिनने इस्तेमाल में किया होगा, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही बिल्ली बोल देती है, वो एसआरएस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कोई व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ को पतला करके या मोटा करके कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहता है, पहले कार्बन के जियो से पहले कार्बन के और चाइना के फ़ोन आते थे, कोई भी लड़का चाहता तो लड़की की आवाज़ में किसी से बात कर सकता था, वो भी आपका एक प्रकार का एसआरएस ही था जो आपकी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट करता था। जनरल इस एसआरएस का यूज़ देख रहे हैं, थोड़े दिन पहले एक जोधपुर का आया था, मैंने पढ़ा था, नेत्रहीन जो व्यक्ति है क्या वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं क्या? तो अगर उन्हें ऐसा करना है या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तब वो किसका उपयोग करते हैं? एसआरएस यानी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहले पूरे पार्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, जो जो डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात कर सकते थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।